वन्यजीव बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, ठीक है, जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, ठीक है, इसकी यदि बात की जाए तो ये जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है ना, उस वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया है, ठीक है। किसके तहत? वन्यजीव संरक्षण एक्ट एक्ट 1972 के तहत इसका क्या गया है, गठन किया गया है। और देखिए, जो अधिनियम के तहत गठित किया जाता है वह एक प्रकार का सांविधिक निकाय होता है, ठीक है। तो इसको भी अधिनियम के तरह द्वारा गठित किया गया है, इसलिए भी ये भी क्या है, सांविधिक है, ठीक है, सांविधिक निकाय है। यदि संविधान में इसका प्रावधान होता तो यह संवैधानिक होता, याद रखिए। तो अधिनियम के तहत गठित है, इसलिए क्या है, सांविधिक निकाय, ठीक है। याद रखिए कि जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, इस राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में मूल रूप से उल्लेख नहीं किया गया था। अर्थात ऐसा नहीं है कि जब 1972 में इसका मतलब इसमें प्रावधान कर दिया गया था कि भविष्य में एक राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड होगा, ठीक है, तो मूल रूप से इसका कोई प्रावधान नहीं किया था। बाद में 2002 में, ठीक है, कब, 2002 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो एक्ट है उसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया, और संशोधन के माध्यम से ही राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखिए कि जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, उस राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में मूल रूप से प्रावधान नहीं है, ठीक है। बाद में 2002 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया और संशोधन के माध्यम से इसका प्रावधान किया गया, तब ये जाकर के क्या बना, सांविधिक निकाय बना, ठीक है। इसके संरचना की यदि बात की जाए तो इसमें क्या होते हैं, ये जो बोर्ड होता है उसके अध्यक्ष होते हैं पीएम। कौन होते हैं अध्यक्ष? इसके प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और इसके उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए, इसमें एक उपाध्यक्ष भी होते हैं, ठीक है। उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए तो उपाध्यक्ष जो होते हैं वो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो प्रभारी मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, इस बोर्ड के उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो प्रभारी मंत्री होते हैं वो इस बोर्ड के उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, उस राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की जो स्थायी समिति है, स्थायी समिति, इस समिति की अध्यक्षता जो है वो पर्यावरण संरक्षण, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है ना, उसके मंत्री के द्वारा की जाती है, ठीक है। अब ये जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है उसके कुछ कार्यों को भी जान लेना आवश्यक है, इसके क्या कार्य हैं इसको जानना आवश्यक है, ठीक है। अभी तक हमने आपको इसके बारे में क्या बताया, सामान्यतः मैं रिवीजन करवा देता हूँ। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है वह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत गठित है, इसलिए सांविधिक निकाय है। मूल रूप से वन्यजीव संरक्षण एक्ट में इसका प्रावधान नहीं था, इसलिए 2002 में इसमें संशोधन किया गया, संशोधन के माध्यम से इसका गठन किया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए तो जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसके जो प्रभारी मंत्री होते हैं इस बोर्ड के उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। NBWL अर्थात ये जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है उसकी जो स्थायी समिति है, उस समिति की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं वो करते हैं, ठीक है। इसके कार्यों की यदि बात की जाए तो इसका जो कार्य है ना वो वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीवों तथा वनों के विकास के लिए, ठीक है, जो योजनाएं हों उनका कार्यान्वयन करना, ठीक है। और कुछ ऐसे उपायों द्वारा ये क्या करता है, देख रेख करता है, किसकी? तो वही वन्य जीवों की, ठीक है। और वन्य जीव का क्या करता है, संरक्षण करता है, ठीक है। तो याद रखिए, और ये सलाह भी देता है, ठीक है।
और ये जो वन्यजीव संरक्षण बोर्ड है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है, ये क्या करता है, वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देता है, ठीक है। वन्यजीवों के अवैध शिकार तथा वन्यजीवों के जो उत्पाद होते हैं, ठीक है, वन्यजीवों का जो अवैध शिकार है और वन्यजीवों से बने जो उत्पाद हैं उनके व्यापार को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। और इससे संबंधित मुद्दों पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को क्या करता है, सलाह देता है, ठीक है। केंद्र सरकार को भी सलाह देता है और राज्य सरकार को भी यह सलाह देता है, ठीक है। और जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों, ठीक है, और जो अन्य संरक्षित क्षेत्र हैं उनकी स्थापना करने के लिए और उनका प्रबंधन करने के लिए, ठीक है। और ऐसे जो क्षेत्र होते हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, उनमें जो प्रतिबंधित गतिविधियां हैं उनसे संबंधित भी ये सलाह देता है, किसको, केंद्र सरकार को, ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार को, ठीक है। और जो और भी कई कार्य हैं इसके, यह देश में जो वन्य जीव हैं उन पर 2 वर्षों में कम से कम एक बार स्थिति रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट भी तैयार करता है और प्रकाशित करता है, ठीक है। ये बात हो गई हमारे राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के बारे में, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है, सही बात है। इसकी अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री द्वारा की जाती है, ठीक है। ये क्या है, गलत है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, न कि जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री द्वारा, ठीक है। प्रभारी मंत्री क्या होते हैं, इसके उपाध्यक्ष होते हैं, न कि अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा खेत के पौधों की बुद्धि को उत्प्रेरित करने में एक जैविक कर्मक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। मरुस्थलीय टिड्डी जीवों में से कौन सा खेत के पौधों की वृद्धि को उत्प्रेरित करने के लिए, देखिए इसमें जो बद्धहस्त कीट हैं, कैल्सीड, ततैया है और सैनिक भृंग है, ये क्या करते हैं, वृद्धि को प्रेरित करते हैं। किंतु जो मरुस्थलीय टिड्डी होती है, ठीक है, डेजर्ट लोकस्ट होती है, वह मदद नहीं करती है, ठीक है, वो तो नष्ट कर देती है भाई। इसलिए दूसरा गलत है। दूसरा जहाँ पर आपको दिखे उसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। यहाँ पर 2 नहीं है, फिर भी इसको हटा दीजिए। चलिए यह वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। संसाधनों के अतिदोहन से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं, जैव उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग, ठीक। देखिए जो संसाधनों का अतिदोहन का अभिप्राय ये है कि संसाधनों का अतार्किक उपयोग करना, ठीक है, या अत्यधिक उपयोग करना। तो जो संसाधन है ना वो हम लोगों को वर्तमान में उपलब्ध है, तो हम लोगों का ये दायित्व तो बनता है कि भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी इन संसाधनों को हम लोग उपलब्ध कराएं। और इन संसाधनों को हम लोग उन लोगों को तभी उपलब्ध करा सकते हैं जब इसका हम लोग तार्किक उपयोग करें, ठीक है, और इसका अत्यधिक दोहन न करें, ठीक है। अति दोहन से हम लोग क्या करें, बचें। तो अति दोहन से बचने के लिए कई उपाय ऐसे हैं जो हम लोगों को करना चाहिए, ठीक है। जैसे मिट्टी की जो उर्वरता है, ठीक है, उसको उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को
भूमि की जुताई करनी चाहिए, ठीक है, मृदा की उर्वरता नष्ट ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को जुताई करना चाहिए, ठीक है। और अच्छे जल प्रबंधन के साथ साथ सिंचाई सुविधा का भी विकास करना उचित रहेगा। क्या रहेगा? अच्छी जल प्रबंधन के साथ साथ सिंचाई सुविधा का भी विकास करना, ठीक है। और जैविक संतुलन को बनाए रखना, जो जैविक संतुलन को बनाए रखने के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करना, ठीक है, उर्वरक और कीटनाशकों का क्या करना? प्रयोग करना, ठीक है। और उच्च उपज वाली जो संकर किस्मों के बजाय, मतलब संकर जो किस्म होते हैं उनके बजाय पारंपरिक बीजों का उपयोग करना भी इसमें मतलब शामिल है, ठीक है। तो यदि हम कहें तो जैव उर्वरकों और जैव कीटनाशकों का प्रयोग करना है तो सही बात है। अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का प्रयोग करना ये गलत है, क्योंकि यदि हम लोग अधिक मतलब अति दोहन करेंगे ना तो फिर सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए ठीक नहीं है। अधिक उपज देने वाली बीजों का प्रयोग करना उचित नहीं है, ठीक है। अब दो जहाँ पर हो उसको छांट दीजिए। दूसरा क्या है? गलत है, तो दो और दो इसको छांट दिए तो हमारा सी ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वन्य प्राणियों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभी समय साइट्स क्या है? साइट्स के बारे में जानना अनिवार्य है। साइट्स ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय, ठीक है। ये जो है वन्य प्राणियों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उन प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय है, ठीक है। और यह सरकारों के बीच जो सरकारें हैं उन सरकारों के बीच क्या है? एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ठीक है। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? ठीक है, क्योंकि भाई इतना बड़ा संगठन है, संगठन का कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। तो इसके उद्देश्य के लिए बताया गया है कि जो वन्य प्राणी है, ठीक है, और पादप हैं, तो उनके जो नमूने हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खतरा उत्पन्न न हो, मतलब ऐसा होने से बचाया जा सके। जैसे मान लीजिए कि कोई वृक्ष है वो लुप्त होने वाला है, फिर भी उसकी बिक्री जारी है, उसका व्यापार जारी है, ठीक है, तो उसी को रोकना ही क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। और इसका जो मसौदा है 1963 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ अर्थात IUCN, ठीक है, की बैठक में तैयार किया गया था और 1975 में इसे लागू किया गया। इसे साइट्स को कब लागू किया गया? 1975 में लागू किया गया। इसके 183 पक्षकार हैं। कितने पक्षकार हैं इस समझौते में? कितने लोग शामिल हैं? तो 183 लोग इसमें शामिल हैं, ठीक है। साइट्स का जो सचिवालय प्रशासन है उसको UNEP संभालता है। कौन संभालता है? UNEP संभालता है। ये जो है साइट्स समझौता है वो पक्षकारों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है, ठीक है, किंतु राष्ट्रीय कानूनों को हटाता नहीं है। समझ आया? अर्थात जो राष्ट्रीय कानून बना दिए गए हैं उनको हटाता नहीं है, बाध्यकारी तो है किंतु जो कानून बन गए हैं उनको हटाने वाला या नहीं है, ठीक है, इस बात को याद रखिए। और साइट्स का जो राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन है उसको करने के लिए प्रत्येक पक्षकार को घरेलू कानून का निर्माण करना होगा, यह इस समझौते में शामिल है, ठीक है। इसमें 3 परिशिष्ट हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। तो परिशिष्ट 1 है उसमें सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को शामिल किया गया है। ये वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु
भी आयात पर इनका प्रतिबंध कर दिया गया, अर्थात वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु भी इसको नहीं खरीदा जा सकता है। ठीक है। दूसरा परिशिष्ट है, इसमें जो अनिवार्यतः विलुप्त होने के कगार पर नहीं है, अर्थात ऐसा अनिवार्य रूप से ऐसा नहीं है कि वो विलुप्त ही हो जाएंगे, उनको परिशिष्ट 2 में रखा गया है। ठीक है। और इनका व्यापार नियंत्रित नहीं करता है, अर्थात व्यापार हो सकता है। समझ में आया। और परिशिष्ट 3 की यदि बात की जाए तो यहाँ पर पक्षकारों के अनुरोध पर इसको शामिल किया गया है। ठीक है। पक्षकारों के अनुरोध पर इसको शामिल किया गया है। ये बातें हो गई। देखते हैं क्वेश्चन का। अगर इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि वन्य प्राणियों और पादपों के नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न न हो। सही बात है एकदम। ठीक है। इसलिए पहला वाला सही हो जाता है। यह पक्षकारों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है और राष्ट्रीय कानूनों को प्रतिस्थापित नहीं करता है। सही बात है। दोनों कथन हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे, तो ये हमारा 41 का क्या होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समस्थापन परिघटना। समस्थापन क्या है? ठीक है। समस्थापन परिघटना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? समस्थापन क्या होता है भैया? तो समस्थापन जो है ना, वह शारीरिक अंगों की क्रियाओं के माध्यम से स्थिर साम्यावस्था को बनाए रखना ही क्या कहलाता है? साम्यावस्था कहलाता है। ठीक है। शारीरिक अंगों के माध्यम से स्थिर साम्यावस्था को बनाए रखना ही क्या कहलाता है? साम्यावस्था कहलाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए, जैसे पसीने की कोई प्रक्रिया के माध्यम से शरीर को ठंडा रखा जा सकता है। ठीक है। कोई पसीने के माध्यम से क्या करते हैं? शरीर को ठंडा रखा जा सकता है। ठीक है। और जीव जो है वो अपने आंतरिक पर्यावरण की स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास करता है। समझ में आया। और ये किसी प्रकार का चीज़ है जिसका नाम है नियमन करना, रेगुलेट। ठीक है। रेगुलेट करना, ये क्या है? तो कुछ जीव जो हैं